मेरा राज फाश हो चुका था। मैं इस हकीकत से चश्म पोशी नहीं कर सकता कि सायदा के बाथरूम की खुली खिड़की हिबाश के फौजियों को बता देगी कि मैं किधर को फरार हुआ हूँ और वो मेरी तलाश में अनकरीब मेरे पीछे पहुंचने ही वाले होंगे। चुनाचे मैं किसी जगह छुप जाना चाहता था, मगर वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। मैं बंगलों की अकबी दीवार के साथ साथ दौड़ते दौड़ते गंदे पानी के पुल पर आया तो मुझे ट्रक की आवाज सुनाई दी। मैं दीवार की ओट में हो गया, क्योंकि आगे एक छोटी सड़क बंगलों के सामने वाली सड़क को काटती हुई उस तरफ निकलती थी और ट्रक उसी सड़क पर आ रहा था। मैंने पीछे देखा, अभी तक मेरे ताक़ुब में कोई नहीं आया था। दूर से मुझे जीप के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। मेरा सांस फूला हुआ था। इतने में ट्रक छोटी सड़क पर नमूदार हुआ। ये फौजी ट्रक नहीं था बल्कि आम ट्रक था, जिस पर घर का बहुत सा सामान लदा हुआ था। ट्रक की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। नाहमवार कच्ची सड़क पर वो इस रफ्तार से पुल की तरफ जा रहा था कि मैं उसे पकड़ सकता था। उस वक्त मुझे उस ट्रक में अपनी निजात दिखाई दी। जो ही ट्रक जरा आगे निकला, मैं उसके पीछे दौड़ा और बाएं तरफ उसकी लटकती हुई जंजीर को पकड़कर ट्रक में सामान के नीचे घुस कर बैठ गया। एक तरफ तो ट्रक का बहुत शोर था, दूसरे गैर हमवार सड़क पर वो हिचकोले खा रहा था, जिसकी वजह से ड्राइवर को मेरे ट्रक में कूदने का इल्म न हो सका, वरना वो ट्रक को वहीं रोक देता। वो उसी रफ्तार से पुल की तरफ बढ़ता गया। मैंने टूटी फूटी कुर्सियों और लोहे के पलंग के नीचे से पीछे सड़क पर देखा। सड़क खाली थी, मगर खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था। ये कैसे हो सकता था कि इस्राएली सिक्योरिटी फोर्स के फौजी मेरी तलाश में न निकलते। ट्रक ने पुल को पार किया और दूसरी तरफ घूमा तो मुझे वो सड़क दिखाई दी जहां मैं दीवार फांद कर कूदा था। मेरा दिल बैठ सा गया। मुझे दो नीली वर्दियों वाले बहरिया के सिपाही दीवार पर चढ़कर सड़क पर कूदते नजर आए। वो पीछे हाथ हिला हिला कर किसी को बुला रहे थे। मैं ट्रक के अंदर भरे हुए काठ कबाड़ में दुबक गया। वो लोग मेरे ताक़ुब में निकल खड़े हुए थे। मुझे उस ट्रक को छोड़ देना चाहिए। वैसे अगर मैं एक बार इस इलाके से निकल जाता हूँ तो हैफा इतना बड़ा शहर है कि वो मुझे तलाश नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरी मंजिल सादिया का खुफिया मकान था। मैं हेब्रोन इंटरसेक्शन पर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि ड्राइवर को 1 घंटे बाद आने के लिए कहा था। अब मुझे छुप छुपा कर किसी न किसी तरह अकेले ही सादिया के खुफिया मकान तक पहुंचना था। ट्रक ने निस्बतन हमवार सड़क पर आकर कदरे रफ्तार पकड़ ली थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ट्रक कहाँ और किस तरफ जा रहा है। मुझे अगर थोड़ी बहुत तसल्ली थी तो सिर्फ इस बात की कि मैं उस इलाके से दूर तर होता जा रहा हूँ। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया था। ट्रक एक पक्की सड़क पर आ गया। अब उसकी रफ्तार तेज हो गई, लेकिन इतनी तेज भी नहीं थी कि मैं उस पर से छलांग न लगा सकता। मगर अभी छलांग लगाने का वक्त नहीं आया था। मैं चाहता था कि दूर निकल जाऊं। ट्रक का रुख शुमाल मगरिब की तरफ था। सूरज ढल रहा था और धूप गायब हो चुकी थी। सड़क पर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। पीछे से आती 2-1 कारों और मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए आदमियों ने मुझे देखा। जाहिर है वो यही समझे होंगे कि मैं सामान की हिफाजत के लिए पीछे बैठा हूँ। खतरा यूं भी पैदा हो गया था कि अगर पीछे से कोई फौजी गाड़ी आ जाती है तो मैं पकड़ लिया जा सकता हूँ। दिल में तरह तरह के वसवसे और वहम पैदा होने लगे थे। ज्यों ट्रैफिक बढ़ रहा था और ट्रक शहर के बारौनक इलाके में दाखिल हो रहा था, मेरी तशवीश में इजाफा होता जा रहा था। मैं अब हर हालत में उस ट्रक से निजात हासिल करके किसी और तरफ निकल जाना चाहता था। लेकिन ट्रक में से कूदना अब मुमकिन इसलिए नहीं रहा था कि पीछे से मोटरें, बसें और स्कूटर चले आ रहे थे। शायद शाम को लोग कारखानों और दफ्तरों से छुट्टी करके अपने अपने घरों को लौट रहे थे। एक खतरा भी था कि बहरिया इंटेलिजेंस ने कहीं चौक में गाड़ियों की तलाशी का काम न शुरू कर दिया हो। मैं सामान से निकलकर ट्रक के अकबी तख्ते के साथ लगकर बैठ गया और हालात का जायजा लेने लगा। मैं मौके की तलाश में था कि कहीं किसी जगह ट्रक दाएं जानिब हो या किसी तरफ सड़क का मोड़ काट कर घूमे तो मैं छलांग लगा दूं। शाम की रोशनी अभी तक फैली हुई थी और मैं देखा जा सकता था। मैंने अपना चेहरा ट्रक के अंदर की तरफ कर लिया और यूं जाहिर किया जैसे ऊँघ रहा हूँ, मगर कनखियों से बराबर बाहर की तरफ देख रहा था। खुदा खुदा करके ट्रक ने एक जानिब मुड़ने का इरादा किया। पीछे भरा हुआ सामान एक दूसरे से टकरा कर चिरचिराया और ट्रक एक सड़क पर घूम गया। ये छोटी सड़क थी और एक बाग शुरू हो गया था। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। मैंने मौका गनीमत जाना और एक जगह छलांग लगा दी। मैंने गिरते ही 3-4 कलाबाजियां खाई और फिर उठा और बाग में घुस गया। शाम की रोशनी अब उतनी तेज नहीं रही थी। सुरमई शाम का धुंध हल्का उतर आया था। किसी ने मुझे ट्रक से कूदते देखा हो या न देखा हो, बहरहाल मैं बाग में तेज तेज चलने लगा। दरख्तों के पीछे आ गया और रुककर अपने जिस्म का जायजा लिया। मेरी कोहनियां छिल गई थीं, हड्डियां सलामत थीं, पिस्तौल मेरी जेब में ही था। मैंने अपने पीछे देखा, सड़क खाली थी। एक बस सड़क पर से मुखालिफ समत में गुजर गई। मैं आगे चल पड़ा।
ये बाग एक पार्क था। मैदान में घास उगी हुई थी और दूर दरख्तों की कतारों के पीछे कुछ बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। ये खुली जगह किसी सूरत में भी मेरे लिए महफूज नहीं थी। मेरी मंजिल सादिया का छते हुए बाजार वाला खुफिया मकान था, लेकिन वहां मैं सिर्फ उसी सूरत में पहुंच सकता था कि यहाँ से किसी तरीके से हेब्रॉन इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुंचूं। वहां से रास्ते को पहचानते छुपते हुए पुराने बाजार तक चला जाऊं, इसके सिवा मुझे किसी रास्ते का इल्म नहीं था। ये शहर और शहर के कूचाओ बाजार मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। हेब्रॉन इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुंचने का वाहिद जरिया सिर्फ टैक्सी ही हो सकती थी, लेकिन टैक्सी की किसी न किसी मोड़ पर चेकिंग होने का गालिब इम्कान था। सिर्फ एक बात मेरे हक में जाती थी कि शाम का अंधेरा मेरे इर्द गिर्द फैल रहा था। अंधेरे की चादर ही मुझे पनाह दे सकती थी, मगर उसके लिए जरूरी था कि मैं कम रोशन सड़कों पर से होकर चलूं, क्योंकि बड़ी शाहराहों और कुशादा सड़कों पर नियॉन साइन की रोशनियों की वजह से उजालों का सैलाब सा उमड़ आया था। मैं चलते चलते शहर के गैर आबाद इलाके में निकल आया था। यहाँ रिहायशी मकानात न होने के बराबर थे। शाम के धुंधलके की जगह अब आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा अपना सिक्का जमा रहा था। मैं हर तरफ से चौकस था। चंद कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देख लेता। खेतों का सिलसिला शुरू हो गया, जिनके पीछे रेत के टीले अंधेरे में गुम हो रहे थे। एक जेट तैयारा शोर मचाता अपनी नीली और सुर्ख रोशनियां झिलमिलाता आसमान पर से गुजर गया। उसकी बुलंदी से मालूम हुआ कि हवाई अड्डा ज्यादा दूर नहीं था। मैं खतरनाक इलाके में दाखिल हो रहा था, क्योंकि हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में वैसे भी सिक्योरिटी सख्त होती है। शहर की बुलंदोबाला इमारतों की रोशनियां मेरे अकब में झिलमिला रही थी। असल में मुझे उन्हीं की तरफ जाना था, क्योंकि सादिया का खुफिया ठिकाना शुमाल मगरिब की जानिब था। मैंने एक जगह रुक कर देखा और तमाम रास्ते का जायजा लिया। अंधेरे ने एक चादर सी फैला रखी थी। बाएं जानिब किसी ट्यूबवेल के इंजन की हल्की हल्की आवाज के साथ पानी की धार के किसी होज में गिरने की आवाज भी आ रही थी। मैंने अंदाजे के मुताबिक अपने लिए एक रास्ता मुतय्यन किया और खुदा का नाम लेकर बाएं जानिब तिरछा होता हुआ शहर के शुमाल मगरबी इलाके की तरफ चल पड़ा। इससे कुछ देर पहले अगर मैं इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुंच जाता तो नीली गाड़ी को पकड़ सकता था, मगर अब जाहिर है वो वहां पर मौजूद नहीं होगी। जूं-जूं मैं शहर की रोशनियों वाली आबादी के करीब हो रहा था, खतरा नजदीक से नजदीक तर होता जा रहा था। कम से कम उस इलाके के इर्द गिर्द पुलिस और इसराइली इंटेलिजेंस के आदमी जरूर फैले हुए होंगे जहां से मैं फरार हुआ था, और वो यही इलाका था जहां मैं चल रहा था। इसलिए फूंक फूंक कर और बेहद चौकन्ना होकर कदम उठा रहा था। मैं पछता रहा था कि मैं नौमाश से मुलाकात करने क्यों आ गया। किसी वक्त मजबूरी का इखलाक इंसान को मुसीबत में मुब्तला कर देता है। मुझे किसी के मरने जीने से क्या काम, मुझे तो अपना मिशन अजीज होना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल न था। खेतों से निकलकर मैंने एक ऊंची जगह को पार किया और एक सड़क पर आ गया। सड़क कच्ची थी और उस पर ट्रैक्टर के टायरों के गहरे निशान बने हुए थे। ये सड़क आगे जाकर शहर को जाने वाली सड़क से मिल जाती थी। उसके आखिरी किनारे पर खंबे पर लगी मरकरी लाइट रोशन थी। मैं सड़क की दूसरी जानिब रेतीले रास्ते पर उतर गया। जब शहर की तरफ जाती सड़क पर आया तो इत्तेफाक से एक टैक्सी पीछे से आती नजर आई। उसके मीटर की बत्ती सुर्ख थी, जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। जहन तेजी से सोचने लगा कि टैक्सी ली जाए या ना ली जाए। अभी मेरे दिल ने कोई फैसला नहीं किया था कि टैक्सी के करीब आते ही मेरा हाथ फजा में ऊपर उठ गया। टैक्सी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मैं बिला सोचे समझे टैक्सी की अकबी नशिस्त पर बैठ गया और उसे हेब्रॉन इंटरसेक्शन की बजाय नवादिरात के छते हुए बाजार की तरफ चलने को कहा। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो मेरे एक बार कहने पर ही समझ गया और उसने मुझसे कोई सवाल जवाब न किए। मीटर डाउन किया और टैक्सी को आगे बढ़ा दिया। सामने से किसी गाड़ी की मुझ पर रोशनी पड़ती तो मैं अपना चेहरा नीचे कर लेता, जैसे नीचे कोई चीज तलाश कर रहा हूँ। मैं ड्राइवर को ये नहीं कह सकता था कि वो गैर आबाद इलाके से होकर चले। मुझे ये भी धड़का लगा था कि कहीं टैक्सी शहर के रोशन और आबाद इलाके से ना गुजरने लगे। मैंने सर पर नीला रुमाल इस तरह लपेट लिया कि मेरी दाढ़ी उसमें छुप गई थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि टैक्सी उसी छते हुए बाजार की तरफ जा रही थी या नहीं। मैंने अपना शक दूर करने की गरज से ड्राइवर को इब्रानी जबान में कहा कि उस छते हुए बाजार में नवादिरात की दुकानें बहुत हैं। टैक्सी ड्राइवर ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ। मैं खामोश होकर सीट के कोने में घुस गया। अंदर ठंडी हवा आ रही थी, मगर मेरे माथे पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था। मेरी आंखें बेताबी से इमारतों को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। अभी तक मैं किसी इमारत को न पहचान सकता था। शायद ड्राइवर अकबी आबादी की तरफ से जा रहा था। आखिर मैंने एक ऊंची इमारत को पहचान लिया। फिर जब टैक्सी ने एक मोड़ काटा तो सामने छते हुए बाजार की झिलमिलाती रोशनियां नजर आने लगी। मैंने टैक्सी को बाहर ही एक तरफ रुकवा दिया और किराया अदा करके बाहर निकला और छते हुए बाजार में जाने की बजाय उस तरफ चलने लगा जिधर कच्ची दीवार थी और जहां हमारी नीली गाड़ी दिन के वक्त खड़ी हुई थी। दीवार की ओट में अंधेरा था।
मैं अंधेरे में खड़े होकर बाजार के नाके को तकने लगा। मैं तसल्ली करना चाहता था कि मेरा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। टैक्सी वापस चली गई थी और उसकी अकबी सुर्ख बत्ती दूर होती जा रही थी। बाजार में बड़ी रौनक थी। सयाह अभी तक चले आ रहे थे। बाजार के बाज रेस्तरानों से अंग्रेजी और इब्रानी गानों की आवाजें आ रही थीं। सामने की जानिब कार पार्किंग थी। एक तरफ स्कूटरों की कतारें लगी थी। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा तो मैं दीवार की तारीकी में से निकलकर बाजार में दाखिल हो गया। मैं दुकानों के साथ साथ लोगों के बीच में से होता चला जा रहा था। दुकानों में रोशनियां हो रही थीं। ये रोशनियां मुझे जहर लग रही थीं। मैं कहाँ तक अपना चेहरा इन रोशनियों से छुपा सकता था। दिल में ये अंदेशा भी था कि कहीं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्स वालों ने सादिया के खुफिया मकान पर छापा न मारा हो। ऐसी हालत में मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। फिर ख्याल आता कि सादिया ने कुछ सोच समझ कर ही वहां अपना ठिकाना बनाया होगा। ये जगह यकीनन इसराइली इंटेलिजेंस की उकाबी निगाहों से महफूज होगी। जब मैं एक तंग और नीम रोशन गली के करीब पहुंचा जो छते हुए बाजार से निकलकर दूसरी तरफ जाती थी तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। ये वही चेकाश बूढ़ा था जो सादिया के मकान की शाहनशीन में बैठकर नवादिरात की मुरम्मत और रंगो रोगन का काम किया करता था। उसने इब्रानी जबान में कदरे बुलंद आवाज में कहा, मेरे पास हजरत सुलेमान के अक़वाल लिखे हैं, आपको पसंद आएंगे, आइए आपको दिखाऊं। और वो मुझे खींचते हुए गली में ले गया। उसने मुझे तेज तेज चलने पर मजबूर कर दिया था। गली में से एक और तंगोतारी गली निकलती थी। हम उस गली में आ गए। आगे एक पुरानी हवेली का बोसीदा मेहराबी दरवाजा आ गया। अंधेरे में एक मुर्गी मेरे पांव से टकरा कर शोर मचाती एक तरफ को भागी। चेकाश मुझे हवेली के अंदर एक कोठरी में ले आया। उसने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन की और बताया कि सादिया के मकान पर छापा पड़ा है, मगर सादिया वहां मौजूद नहीं थी। इंटेलिजेंस वालों को कोई सबूत नहीं मिल सका। मैं 20 बरस से यहाँ काम कर रहा हूँ। वो मुझ पर शक नहीं कर सके और चले गए। किसी ने जरूर तुम्हारी मुखबरी कर दी है। अगर सादिया वहां मौजूद होती तो मैं इस वक्त खुदा जाने कहां जुल्म व तशद्दुद की चक्की में पिस रहा होता। सादिया को मैंने खुफिया जरिए से छापे के बारे में इत्तला पहुंचा दी थी। उसने तुम्हारे बारे में जो अहकामात दिए हैं वो ये हैं कि तुम फौरन जहां से निकलकर फिश पॉइंट पर पहुंचो। सादिया तुम्हें वहीं मिलेगी। मैंने पूछा कि फिश पॉइंट कहाँ है और ये कौन सी जगह है। शिकाश ने मोमबत्ती को जमीन पर रख दिया और उसका साया लंबूतरा होकर दीवार पर लहरा रहा था। उसने अपनी जेब से लकड़ी की गोल मोहर निकाली जो टूटी हुई थी। फिर बोला, इसे अपने पास रखो। जब तुम इस हवेली के पिछले दरवाजे से निकलकर एक वीरान बाजार के नुक्कड़ पर पहुंचोगे तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो कोड लफ्ज में तुमसे मुखातिब होगा। तुम उसे ये टूटी हुई मोहर निकाल कर दोगे। इसका दूसरा हिस्सा उसके पास होगा। वो तुम्हें फिश पॉइंट पर पहुंचा देगा। आओ मेरे साथ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो मुझे हवेली की अंधेरी राहदारी में से गुजार कर एक पुराने दरवाजे पर ले गया। उसे खोला तो सामने एक वीरान सा इलाका था जहाँ दूर एक तरफ किसी मकान में रोशनी हो रही थी। बाएं तरफ 2-3 खाली ट्रक खड़े थे। यहाँ से दाएं जाने बाजार के नुक्कड़ पर चले जाओ जल्दी। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो उसने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मैं ट्रकों के पीछे से होता हुआ बाजार के नुक्कड़ की तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं अभी बाजार के नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि एक पुलिस कांस्टेबल खुदा जाने कहां से निकलकर मेरे सामने आ गया। उसके कांधे से स्टेन गन लटक रही थी जिस पर उसका एक हाथ था। उसने मुझे रुकने का इशारा किया और मुझसे मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा। शनाख्ती कार्ड मेरे पास नहीं था। शनाख्ती कार्ड बनवाने की जरूरत इसलिए भी पेश नहीं आई थी कि मैं किसी ऐसे मिशन पर नहीं था कि मुझे दुश्मन के किसी खास शहर में कैमोफ्लाज जासूस की हैसियत से उनका ही शहरी बनकर रहना पड़ता। मेरा एक मिशन था और ये तूफानी एक्शन का मिशन था। अभी किसी भेस में किसी और ही नाम पर जाना पड़ता है। इधर डूबे उधर निकले वाला मामला होता है। चुनाचे शनाख्ती कार्ड बनवाने की नौबत ही नहीं आई थी, वरना ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। यहूदी पुलिस कांस्टेबल रात की राउंड ड्यूटी पर था। मैंने एक मकान की दीवार से लगी हुई बत्ती की रोशनी में देख लिया था कि उसकी कमर के साथ ऑटोमेटिक स्टेन गन लटक रही थी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटे से डंडे के जिसके आगे चमड़े का तस्मा लगता है और कुछ नहीं था। उसे मुझ पर कोई खास शुबा नहीं हुआ था, बल्कि उसने रूटीन यानी गश्त के मामूल में मुझसे शनाख्ती कार्ड तलब किया था। मैंने अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया जैसे शनाख्ती कार्ड तलाश कर रहा हूँ। इस दौरान में मैंने यहूदी कांस्टेबल पर हमला करने का जाविया भी सोच लिया था, अगरचे उसे मुझ पर अभी किसी किस्म का शक नहीं हुआ था, लेकिन शनाख्ती कार्ड न निकलने पर शक हो सकता था, क्योंकि इसराइल में इस उसूल पर बड़ी सख्ती से अमल होता था कि हर शहरी खास तौर पर रात के वक्त अपना शनाख्ती कार्ड जेब में रखे। मैं जेबों को टटोल भी रहा था और साथ साथ इब्रानी में बोले भी जा रहा था कि मैं तो शनाख्ती कार्ड जेब में डाल कर निकला हूँ, फिर ये कमबख्त कहाँ चला गया है, कहीं मैंने दूसरे कोट में तो नहीं रख लिया। मैं तो हमेशा शनाख्ती कार्ड अपने पास रखता हूँ। यहूदी कांस्टेबल को न जाने क्या शक हुआ कि उसने मुझे कांधे से पकड़कर झंझोड़ा और बोला, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मुझे ख्याल आया कि हो सकता है उसे भी मेरे बारे में इत्तला कर दी गई हो, क्योंकि आखिरकार उसका ताल्लुक इसराइली पुलिस फोर्स से था। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, पुराने बाजार में सारा दिन मजदूरी करता हूँ, शाम को घर लौट जाता हूँ।
उसने मुझे गर्दन से पकड़ा और मकान के कोने पर जलती बत्ती के करीब ले चला। मुझे झुक कर घूरा, बोला मुझे तुम मशकूक आदमी लगते हो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। गनीमत थी कि उसने स्टेन गन अभी तक नहीं निकाली थी, शायद इसलिए कि वो मुझे मशकूक समझ रहा था, खतरनाक नहीं। ये उसकी गलती थी या गलत फहमी, जिसका खमियाजा उसे 3 सेकंड बाद भुगतना ही पड़ा। जब मेरा एक जोरदार मुक्का उसके पेट पर दिल के बिल्कुल नीचे पड़ा, वो आगे को झुका, दूसरा मुक्का उसकी गर्दन पर पड़ा, वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, शायद बेहोश हो गया था क्योंकि वो अपनी जगह से बिल्कुल हिला जुला नहीं था। मैं छलांग लगाकर बाजार के मोड़ की जानिब अंधेरे में आ गया। शायद यही फिश पॉइंट था क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही एक पुरस्कार साया नुक्कड़ के अंधेरे से निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। उसने कोड लफ्ज कहा। वो एक दीवार के साथ साथ तेज तेज कदम उठाता जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे था। आगे एक पुराने मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। उसने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। थोड़ी देर में ये पुरानी सी गाड़ी बड़ी तेजी से बाजारों में से गुजर रही थी। ये बाजार नीम रोशन थे और यहाँ दुकानें नहीं थी बल्कि रिहायशी फ्लैटों के दरवाजे थे जहाँ कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। बाजार खत्म हुआ तो सामने एक वीरान इलाका आ गया। उसकी एक जानिब खेत और एक जानिब खुला मैदान था। जहाँ उस पुरस्कार आदमी ने गाड़ी खड़ी कर दी और अपनी जेब से टूटी हुई मोहर निकाल कर मुझे दिखाई। वो चुप था। उसकी आंखें गाड़ी के अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। मैंने जेब से मोहर का दूसरा हिस्सा निकाल कर उसे दिया तो उसने उसे अपनी मोहर के साथ जोड़ा। फिर दोनों टुकड़े अपनी जेब में डालकर गाड़ी आगे बढ़ाई और बोला, तुमने पुलिस कांस्टेबल से झड़प मोल लेकर बड़ी हिमाकत की थी। तुम अपने साथ मुझे भी किसी मुसीबत में फंसा सकते थे। मैंने कहा कि उसने मुझसे शनाख्ती कार्ड मांगा था और मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। वो खामोश रहा। गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। एक चौंका गया। उसने गाड़ी एक निस्बतन छोटी सड़क पर डाल दी। उस सड़क पर कोई 1 मील चलने के बाद सड़क की बाएं जानिब मुझे एक ट्रक नजर आया। मेरे साथी ने ट्रक की एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दी। ट्रक में से एक लंबा आदमी उतरा। उसने ट्रक का अकबी दरवाजा खोल दिया। मेरे साथी ने इशारा किया और बोला, ट्रक में चले जाओ और खामोश रहना। मैं गाड़ी से निकलकर ट्रक के अंदर घुस गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। ट्रक के अंदर सब्जियों की बोरियां और लकड़ी के क्रेट भरे हुए थे। मैं उनके दरमियान बैठ गया। ट्रक स्टार्ट हुआ और किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। पहले तो वो गैर हमवार छोटी सड़क पर चलता रहा। उसके बाद हमवार सड़क पर आ गया और उसकी रफ्तार भी तेज हो गई। 15-20 मिनट ये ट्रक उसी सड़क पर चलता रहा। फिर उसने एक मोड़ काटा और रफ्तार धीमी हो गई। ट्रक को धचके लग रहे थे। उसकी रफ्तार कम होते होते बहुत ही धीमी हो गई और वो एक मोड़ घूमकर रुक गया। इंजन बंद हो गया। उसी लंबे तड़ंगे ड्राइवर ने ट्रक का अकबी दरवाजा खोलकर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं बाहर निकला तो देखा कि ये एक कच्चे मकानों वाली गली थी। ट्रक ने गली को आधे से ज्यादा भर दिया था। ड्राइवर ने मुझसे कोई बात न की। सामने वाले मकान के दरवाजे की तरफ इशारा किया और अपनी ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि ट्रक पीछे को सरकता हुआ गली में से निकल गया। मकान का दरवाजा बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी, कोई जवाब न आया। मैंने दूसरी बार दस्तक दी तो अंदर सहन में किसी बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज सुनाई दी। फिर इंसानी कदमों की चाप दरवाजे तक आई और दरवाजा खुल गया। ये एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी था जिसने खुली आस्तीनों वाला लंबा कुर्ता पहन रखा था। सर पर यहूदियों वाली गोल टोपी थी। उसने भी मुझसे कोई बात न की और अपने पीछे आने का इशारा किया। एक से बढ़कर एक पुरस्कार आदमी मिल रहा था। दरवाजा उसने बंद कर दिया था। आगे छोटा सा सहन था जिसकी एक जानिब शायद मुर्गियों के लिए डरबा बना हुआ था। कोने में लकड़ी के खाली खोखों का ढेर पड़ा था। सामने 2 कमरे साथ साथ बने हुए थे। एक कमरे के दरवाजे के ऊपर ही रोशनदान था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे उस कमरे में तख्त पर बिठाया और खुद जिधर से आया था उधर ही चला गया। उस छोटे से कमरे में कोने में रखी लोहे की गोल मेज पर लकड़ी का टेबल लैंप जल रहा था। 4-5 कुर्सियां बेतरतीबी से पड़ी थी। सामने वाली दीवार में एक दरवाजा था जो बगली कमरे की तरफ खुलता था। ये दरवाजा भी बंद था। कमरे की फिजा बोझल थी। फिर दरवाजा खुला और मेरे सामने सादिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। बोली, तुम्हें चेकाश के मकान के बाहर किसी ने देखा तो नहीं? मैंने उसे बताया कि उसके मकान तक जाने की नौबत ही नहीं आई। चेकाश ने मुझे बाजार में ही दबोच लिया था। सादिया लोहे की कुर्सी खींच कर बैठ गई और अपने कटे हुए बालों को पीछे को झटक कर बोली, इसराइली इंटेलिजेंस दुनिया की अजीबोगरीब इंटेलिजेंस है। मैं उनके मिजाज को पूरी तरह जान गई हूँ। बहरहाल जिस वक्त छापा पड़ा मैं वहां नहीं थी। अगर होती तो इस वक्त मेरे साथ जो सलूक हो रहा होता तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। चिकाश पर उन्हें इसलिए शक नहीं हुआ कि एक तो वो मजहबी आदमी है, दूसरे वो एक अरसे से वहां रह रहा है। तुम्हें रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं? जब मैंने उसे पुलिस कांस्टेबल से अपनी सनसनीखेज मुलाकात का हाल बताया तो वो एकदम से उठ खड़ी हुई। बोली, मेरे साथ आओ, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जरूर वो लोग इसी इलाके को घेरे में ले रहे होंगे। वो मुझे दूसरे कमरे से निकाल कर मकान के अकबी सहन में ले आई जहाँ अंधेरा था। सामने दीवार में एक मेहराबी दरवाजा था। सादिया तेज तेज कदमों से जा रही थी। उसने दरवाजा खोल कर गली में झांका, फिर मुझे आने का इशारा किया। उस गली में दीवार के साथ अंधेरे में एक वॉक्स वैगन खड़ी थी। हम उसमें बैठ गए।
सादिया स्टीयरिंग पर बैठी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी तेजी से उसे गली में से निकाल कर ले गई। उसने एक खुले इलाके में से गुजरते हुए कहा, अब सारा काम स्टोर के अकबी कमरे में होगा, तुम पूरी तरह से तैयार होना। मैंने आंखें सुकेड़ कर कहा, क्या मतलब? सादिया मुस्कुराई, तुम्हें कल सुबह की फ्लाइट में अंडमान आइलैंड जाना होगा। मैंने सामने सड़क पर नजरें जमा रखी थी, आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूँ। सादिया खामोश हो गई। हम जिस खुली सड़क पर जा रहे थे उस पर कहीं कहीं बिजली का खंभा आ जाता जिस पर बल्ब जल रहा था। सादिया उकाबी नजरों से दाएं बाएं और साइड पर लगे आईने में देखती जाती। बोली, मैं ऊपर से होकर जा रही हूँ। मेन रोड पर चेकिंग का खतरा था। दूर दूर से कई मॉडर्न मज़ाफाती बस्तियां गुजर गईं, जहां बंगलों और फ्लैटों में रोशनियां हो रही थीं। 20-25 मिनट के बाद हमारी वॉक्स वैगन एक 2 मंजिला कॉटेज नुमा मकान की अकबी दीवार के साथ अंधेरे में खड़ी हो गई। सादिया ने इंजन बंद कर दिया और बाहर निकल कर दीवार के साथ साथ चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ था। दीवार जहां खत्म होती थी वहां एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। सादिया ने दरवाजे पर 3 बार खास कोड में दस्तक दी। दरवाजा खुल गया। एक ऊंचे लंबे आदमी ने हमारा खैर मकदम किया। अंदर छत के साथ एक मध्यम बल्ब जल रहा था। मैंने उस आदमी को पहचान लिया था। ये वही ड्राइवर था जो मुझे ट्रक में सादिया के खुफिया ठिकाने पर ले गया था। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। अब मैंने उस कमरे का जायजा लिया जो काठ कबाड़ से भरा हुआ था। दीवार के साथ लकड़ी के खोखे लगे थे। कई एक बोरियां भी पड़ी थी। फजा में खुश्क मेवे और बासी सब्जियों की अजीब सी खुशबू मखलूत हो रही थी। कमरे के वस्त में 7 फुट लंबा और तकरीबन 3 फुट चौड़ा एक लकड़ी का क्रेट पड़ा था। सादिया ने उस क्रेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, हैफा से अंडमान तक तुम्हारी सीट इस क्रेट में बुक हो चुकी है। वो हल्का सा मुस्कुराई लेकिन बहुत जल्द चेहरा संजीदा कर लिया। उसने अपने आदमी से कहा कि इसमें हर शय रख दी जाए। लंबे आदमी की पेटी के साथ पेचकस, जंबूर, टॉर्च और चाकू लटक रहा था। उसने झुककर लकड़ी के क्रेट का ढकना उठा दिया। मैंने मध्यम बल्ब की रोशनी में देखा कि क्रेट के अंदर फोम का गद्दा बिछा हुआ था। क्रेट की ऊंचाई तकरीबन 3 फुट थी। दीवारों के साथ जगह जगह फोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका दिए गए थे। सरहाने की दोनों जानिब प्लास्टिक की छोटी छोटी 4 बोतलें एक तरफ और 4 बोतलें दूसरी तरफ रखी थी। प्लास्टिक का एक चौकोर लिफाफा भी वहां पड़ा था। सादिया ने कहा, इन बोतलों में तुम्हारे लिए मशरूब है। प्लास्टिक के लिफाफे में बर्गर हैं। अगरचे क्रेट के नीचे और पहलुओं में मुनासिब जगहों पर हवा के लिए छोटे छोटे सुराख कर दिए गए हैं, मगर तुम्हें प्लास्टिक का एक छोटा ऑक्सीजन मास्क भी दिया जाएगा जिसे तुम बवक्त जरूरत अपने मुंह पर चढ़ाकर ताज़ा ऑक्सीजन ले सकोगे। मैं बड़े गौर से एक एक तफसील सुन रहा था। सादिया ने बताया कि फ्लाइट 10 से 11.5 घंटों की हो सकती है। इतनी मुद्दत तक मुझे क्रेट के अंदर बिल्कुल सीधे लेटे रहना होगा। वो मेरी तरफ देख कर कहने लगी, तुम क्रेट में घबराओगे तो नहीं? मैंने गर्दन खुजाते हुए कहा, थक जरूर जाऊंगा मगर घबराऊंगा नहीं। मैं इस किस्म की सख्तियां बर्दाश्त करने का आदी हूँ। ये बताओ मुझे अंडमान पहुंचकर क्या करना होगा? सादिया लकड़ी के स्टूल पर बैठ गई। मैं भी उसके सामने स्टूल पर बैठ गया। लंबा आदमी क्रेट के ताबूत के पांव की जानिब किसी शय को रेती से रगड़ रहा था। सादिया ने कहा, अंडमान आइलैंड कई जजीरों का नाम है। तुम जिस जजीरे के हवाई अड्डे पर पहुंचोगे वो, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, इसराइली वजारत खारजा की तहवील में है और जहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अलावा सिक्योरिटी फोर्स और इसराइली कमांडोज की एक पूरी रेजिमेंट तैनात है। जिस वक्त तुम्हारा जजीरा एयरपोर्ट पर लैंड कर लेगा तो तुम्हारे क्रेट को भी दूसरे सामान के साथ एयरपोर्ट के गोदाम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब वहां से बाहर निकलना तुम्हारा काम है। वहां हमारा कोई आदमी मुतय्यन नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हें किसी न किसी तरह उस गोदाम से निकलकर जंगल में किसी पोशीदा जगह पर छुप जाना है। उसके बाद तुम्हारा मिशन होगा। तुम तन्हा ही सोनिया को तलाश करोगे और उसे निकाल कर वहां से फरार होगे। ये काम बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस मिशन में इंशाअल्लाह कामयाब होगे। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं क्रेट के ताबूत को देख रहा था। मैंने सादिया से पूछा कि मुझे कब इस ताबूत में लेटना होगा। सादिया ने कहा, अभी रात के 9 बज रहे हैं। हमें ये क्रेट सप्लाई के दूसरे क्रेटों के साथ 1 बजे रात तक एयरपोर्ट पहुंचा देना होगा। हमारा आदमी ये क्रेट ट्रक में लाद कर 11 बजे रात यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ रवाना होगा। इस हिसाब से तुम 11:15 बजे भी क्रेट में उतर सकते हो। लेकिन मैं पूरे 10:30 बजे रात क्रेट के ताबूत में उतर कर लेट गया। मेरे पास उस वक्त भी सिर्फ सादिया और वही लंबा तड़ंगा मजदूर टाइप आदमी था। वो कम गो और जल्दी जल्दी काम करने वाला आदमी था। ताबूत में लेटने से पहले मैं बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से मुंह हाथ धोकर हल्का फुल्का हो गया। उसके बावजूद बवक्त जरूरत काम आने के लिए प्लास्टिक की एक बड़ी फालतू बोतल भी मेरे पास रख दी गई। मैंने अपना लंबे कुर्ते वाला यहूदी लिबास उतार कर पुरानी जीन्स और नीम आस्तीन वाली बुशर्ट पहन ली थी। पाँव में नीले रंग के कैनवस के जूते पहन लिए थे। मुझे इंडियन करेंसी में 100 और 5 रुपए के कुछ नोट दे दिए गए। एक साइलेंसर वाला जर्मन ऑटोमेटिक भरा हुआ पिस्टल भी मेरी जेब में था। प्लास्टिक का ऑक्सीजन मास्क बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हवाई जहाजों में मुसाफिरों की नशिस्तों के ऊपर मौजूद होता है। ये बड़ा हल्का फुल्का था। मैंने उसे मुंह पर लगाकर टेस्ट भी किया।
क्रेट की दीवारों पर दोनों जानिब लोहे की हुक्कें लगी थीं, जिनको पकड़कर मैं अपना तवाजुन बरकरार रख सकता था। फोम की एक चादर मेरे घुटनों पर डाल दी गई थी, क्योंकि जहाज का वो चैम्बर जहां सब्जियों और फूड के क्रेट रखे जाते थे बहुत ज्यादा एयर कंडीशन था। मैं क्रेट में सीधा लेटा था और सादिया मुझसे बातें कर रही थी। उसने मुझे देखकर जरा सा मुस्कुराते हुए कहा, ओके। मैंने भी मुस्कुराकर उंगलियों से फलस्तीनी मुजाहिदों की तरह विक्ट्री का निशान बनाकर ओके कहा। वो गहरा सांस भरकर पीछे हट गई। मैंने सिर्फ 4 चिकन सैंडविचेस खा लिए थे और मशरूब पीने से एहतराज किया था। ठीक 11:15 बजे एक ट्रक की आवाज सुनाई दी। सादिया ने अपने साथी से कहा, ट्रक आ गया है, मुन्निम को अंदर बुला लो। लंबा तड़ंगा आदमी जल्दी से बाहर निकल गया। ट्रक उस स्टोर के बाहर आकर रुक गया। फिर ट्रक का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। फिर मुन्निम अंदर आ गया। वो एक नाटे कद का भरे भरे जिस्म वाला आदमी था। उसने मुझसे कोई बात न की। आते ही क्रेट का अच्छी तरह से जायजा लिया और फिर अपनी घड़ी पर निगाह डालकर बोला, अब हमें निकल जाना चाहिए। सादिया ने पूछा, बाकी क्रेट रख लिए हैं? वो बोला, हाँ, ट्रक में रखे हैं। सादिया ने मेरे माथे पर हाथ रख कर खुश्क आवाज में मुझे खुदा हाफिज कहा और उन दोनों आदमियों ने क्रेट का ढकना बंद कर दिया। मैं एकदम अंधेरे में डूब गया। मुझे कुछ घबराहट सी हुई। मैंने फौरन ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह के साथ लगा लिया और लंबे लंबे सांस लिए। इससे मेरी घबराहट काफी हद तक दूर हो गई थी। फिर मेरे क्रेट को जमीन पर से उठा लिया गया। क्रेट बड़ी एहतियात के साथ ट्रक में रख दिया गया। फिर ट्रक स्टार्ट होकर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।